हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में आपको अंतिम खाते के बारे में बताया गया था। अंतिम खाते में जैसा कि आपको बताया गया 3 खाते बनाए जाते हैं। नंबर 1 व्यापारिक खाता, इंग्लिश में से हम ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से जानते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर 2 लाभ हानि खाता, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड नंबर 3 चिट्ठा, यानी इसे कहते हैं हम बैलेंस शीट। अब प्रश्न ये उठता है कि अंतिम खाते क्यों बनाए जाते हैं। अंतिम खाते बनाने का मुख्य उद्देश्य व्यापार का सही लाभ हानि प्राप्त करना होता है, और ये लाभ हानि तभी प्राप्त हो सकता है, शुद्ध लाभ हानि तभी हमको प्राप्त हो सकता है जबकि हमारी पुस्तकों में जो लिखे हुए हैं वे पूर्ण रूप से शुद्ध हुए हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आपको जो भी लाभ हानि प्राप्त होगा या आर्थिक स्थिति का जो ज्ञान प्राप्त होगा वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगा। तो वास्तविकता में ऐसा होता है कि जब लेखे पुस्तकों में किए जाते हैं तो बहुत सी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, और इसका सही लाभ हानि का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उन छूट गई या अशुद्ध हो गई लेखों को सही करना पड़ता है। सही करने के लिए हमें समायोजन के लेखे करने पड़ते हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनका लेखा पुस्तकों में बिल्कुल नहीं हो पाता या अधूरा हो पाता है, तो इन्हें समायोजित करने के लिए समायोजन के लेखे करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट लेसन है उसका नाम होगा अंतिम खाते समायोजन सहित। अंतिम खाते समायोजन सहित। अब ये समायोजनाएँ कौन कौन सी हो सकती हैं? समायोजनाएँ तो बहुत सी हैं, किंतु इसमें से हम 2 या 3 समायोजनाओं के बारे में सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले अंतिम रहतिया। यानी इसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? व्यापारी द्वारा वर्ष भर अपनी वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, लेकिन वर्ष के अंत में जब वो अंतिम खाते बनाता है तो उस दिन तक जो बिना बिका हुआ माल बच जाता है उसे ही हम अंतिम रहतिया कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। यदि यह तलपट के अंदर दिया है, प्रश्न के अंदर, तो इसका लेखा केवल हम चिट्ठे में करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं। यदि चिट्ठे के नीचे, तलपट के नीचे समायोजनाओं में दिया गया है तो इसका लेखा हम 2 जगह करते हैं। पहला लेखा व्यापारिक खाते में, क्रेडिट साइड में, और दूसरा लेखा चिट्ठे में, संपत्ति पक्ष की ओर। तो सबसे पहले तो आपको अंतिम रहतिया किसे कहते हैं ये लिखना है। तो वर्ष के अंत में
बचा हुआ माल को अंतिम रह दिया गया। लेखा किस प्रकार से होगा, इसके लिए आपको बताया कि लेखा होगा दो जगह। नंबर 1, व्यापारिक खाते में इसका लेखा होगा, व्यापारिक खाते के क्रेडिट पक्ष में, और नंबर 2 इसका जो लेखा है वो चिट्ठे में होगा संपत्ति पक्ष की ओर। इस तरह से आपको इसका लेखा कर देना है। दूसरी समायोजना जो है वो हमारी अदत्त व्यय, ये आप नोट कर लीजिए। दूसरी समायोजना को हम अदत्त व्यय के नाम से जानते हैं। अदत्त व्यय यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये ऐसे व्यय होते हैं जो चालू वर्ष से संबंधित होते हैं, किंतु इसका भुगतान नहीं हो पाता है, तो ऐसे व्ययों को अदत्त व्यय के नाम से जानते हैं। किंतु वास्तविकता में ये ड्यू हो जाते हैं और इनका भुगतान करना ही होता है। यदि ये व्यय व्यापारिक खाते से संबंधित हैं तो उनको व्यापार खाते में जो भी व्यय है, जैसे मान लीजिए मजदूरी है, तो मजदूरी में इसको जोड़ दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग नाम से जोड़ दिया जाता है। और यदि वह लाभ हानि खाते से संबंधित कोई व्यय है, मान लीजिए वह किराया है या बीमा है या कोई और व्यय है, तो लाभ हानि खाते में से आउटस्टैंडिंग के नाम से उस व्यय के साथ जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे अदत्त व्यय किसे कहते हैं। तो ऐसे व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित होते हैं। चालू वर्ष यानी करंट ईयर से संबंधित होते हैं, किंतु जिनका भुगतान नहीं हुआ है, किंतु जिनका भुगतान नहीं किया गया। अब इनका लेखा कैसे और कहाँ करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। यदि वह तलपट के अंदर दिया है तो केवल चिट्ठे में दिखाया जाता है, और तलपट के नीचे समायोजनाओं में दिया है तो उसका लेखा, अगर वह व्यय व्यापारिक खाते समझ है तो व्यापारिक खाते में जोड़ दिया जाएगा, अन्यथा लाभ हानि खाते में। और दूसरा लेखा इसका चिट्ठे में किया जाएगा दायित्व पक्ष की ओर। दायित्व पक्ष की ओर
जैसा कि आपको मालूम है कि जब चिट्ठा हम बनाते हैं यानी बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के लेफ़्ट साइड में दायित्व पक्ष होता है और राइट साइड में संपत्ति पक्ष। तो इसका ध्यान रखेंगे कि कौन से व्यय को कहाँ लिखना है। इसके आगे नंबर 3 पूर्वदत्त व्यय है। पूर्वदत्त व्यय कौन से व्यय होते हैं? ये ठीक अदत्त व्यय के अपोजिट होते हैं। देखिए समझिए, पूर्वदत्त व्यय नंबर 3 पूर्वदत्त व्यय इंग्लिश में इसका नाम होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये ऐसे व्यय होते हैं जो चालू वर्ष से संबंधित नहीं होते। चालू वर्ष से संबंधित नहीं होते तो किससे संबंधित होते हैं? आगामी वर्ष से संबंधित होते हैं। चालू वर्ष से संबंधित नहीं होते किंतु आगामी वर्ष से संबंधित होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इनका भुगतान अग्रिम कर दिया जाता है, एडवांस में कर दिया जाता है। अर्थात जिन व्ययों का भुगतान अग्रिम यानी एडवांस कर दिया जाता है। अब इसका लेखा कैसे होगा इसे समझिए। व्यय चाहे कोई भी हो, उसका लेखा यदि कोई भी व्यय तलपट में दिया गया है केवल, तो उसका लेखा केवल चिट्ठे में किया जाएगा। अन्यथा समायोजन में दिए जाने पर दोनों में लिखा होगा, व्यापारिक खाते अथवा लाभानी खाते में और चिट्ठे में, 2 जगह। तो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी पूर्वदत्त व्ययों का लेखा कहाँ और कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस है जैसे अदत्त व्यय में था। अगर व्यय व्यापारिक खाते से संबंधित है तो व्यापारिक खाते में यहाँ पर इसको घटाया जाएगा, क्योंकि ये आगामी वर्ष से संबंधित हैं, ना कि चालू वर्ष से। तो क्योंकि अगले वर्ष से संबंधित व्यय आपने पहले ही भुगतान कर दिया उसका, तो इस वर्ष से संबंधित नहीं है, उनको घटा दिया जाएगा। अगर आप नहीं घटाएंगे तो क्या होगा? आपका लाभ जो है वो कम दिखाएगा, लाभ हानि खाता। तो आपको पूर्वदत्त व्ययों को घटाना है। अगर व्यापारिक खाते से संबंधित हैं तो व्यापारिक खाते में आप उन व्ययों को घटा देंगे संबंधित व्यय में से, और यदि वह लाभ हानि खाते से संबंधित हैं तो संबंधित व्यय में से प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीपेड लिख करके घटा देंगे। दूसरा लेखा चिट्ठे में किया जाएगा। चिट्ठे में प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम संपत्ति पक्ष की ओर दिखाते हैं। संपत्ति पक्ष की ओर दिखाएंगे। इसी संबंधित एक आपको उदाहरण जो है समझाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको 3 समायोजनाएं बताई थी, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में समझाया था। तो उसी के संबंध में एक उदाहरण आपको दिया गया है यहाँ पर। इस उदाहरण की सहायता से हम आपको इसका हल बताएंगे, कैसे जो है व्यापारिक खाता बनाया जाता है,
लाभ हानि खाता बनाया जाता है एवं आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। कौन से वर्ष के लिए बनाया जा रहा है? 31 दिसंबर 2010। व्यापारिक खाते को हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं और लाभानी खाते को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। तो इसकी हेडिंग जो है हम लिख देंगे इस तरह से। लिखने के बाद 4 कॉलम बनाए जाएंगे। पहला कॉलम हमारा पार्टिकुलर्स का होगा, यानी विवरण, जो भी खातों के विवरण होते हैं वो लिखे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अमाउंट रुपीज़ में लिखी जाएगी। और फिर अगला कॉलम फिर से पार्टिकुलर्स का, और नंबर 4 जो कॉलम है वो अमाउंट। क्योंकि हर खाते के 2 पक्ष होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ऊपर। इस तरह से 4 कॉलम आपके तैयार हो गए। अब सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित जितनी भी यहाँ पर मदें हैं उनको लिखा जाएगा। उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी मदें हैं जो व्यापारिक खाते में लिखी जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें प्रारंभिक रहतिया। तो आप तलपट के अंदर देखेंगे कि रहतिया कहाँ पर लिखा है। नंबर 9 पर आपको रहतिया दिया है 2000 रुपये। तो जब भी कोई विवरण यहाँ पर लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में आप 2 से स्टार्ट करते हैं। तो ये ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया, इसका अमाउंट 2000 रुपये है, इसको आप लिख देंगे। उसके बाद व्यापारिक खाते की अगली मद हम यहाँ से देखेंगे तो क्रय यानी परचेज, कितना माल जो भी क्रय किया गया वर्ष के दौरान, उसकी अमाउंट हमको 9500 रुपये दी गई है। वहाँ पर हम लिख देंगे सेकंड जो है परचेज 9500। तीसरी मद हमको प्रत्यक्ष व्यय की इसमें ढूंढनी है। प्रत्यक्ष व्यय यहाँ पर हमको मिलती है एक तो ढुलाई और मजदूरी। तो पहले हम मजदूरी को लेते हैं, वेजेस, और इसकी अमाउंट हमको दी गई है 5000। अब समायोजनाओं में हम देखते हैं मजदूरी से संबंधित अदत्त मजदूरी 200 रुपये दी गई है। जैसा कि आपको बताया था कि जो भी अदत्त व्यय होंगे उनको संबंधित व्यय में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ लेंगे। व्यापारिक खाते संबंधित व्यय है, आउटस्टैंडिंग लिख करके इसकी अमाउंट 200 रुपये दी गई है, इसको जोड़ दिया जाएगा, 5200 रुपये हो गई। अगली जो मद है वो है ढुलाई। ढुलाई को इंग्लिश में हम कैरेज कहते हैं, और इसकी अमाउंट आपको दी गई है 150 रुपये। कोई समायोजना इसके संबंध में नहीं दी गई है। उसके बाद और कोई भी व्यय व्यापारिक खाते से संबंधित नहीं है। तो उसके बाद हम देखेंगे राइट साइड में, क्रेडिट साइड में कौन कौन सी मदें लिखी जाती हैं। पहली जो मद होती है, मद को लिखने से पहले ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम 22 से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहली मद होती है राइट साइड की सेल्स यानी बिक्री, जिसकी अमाउंट आपको दी गई है 14500 रुपये, लिख देंगे। सेकंड आइटम, यहाँ पर 2 ही जो है मदें लिखी जाती हैं। जो दूसरी
आपको जो है मद दी गई है वो समायोजनाओं में दी गई है, अंतिम रहतिया। इसको हम क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं, जिसकी अमाउंट 3,600 रुपये है। अब आप दोनों साइड का टोटल कर लेंगे तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का कुल योग 18,100 रुपये और डेबिट साइड का हम रफ टोटल कर लेंगे, जो कि इससे कम आ रहा है देखने से ही। 9 और 2 11, 5 16, देखते हैं कितना आता है। 5 2 7 और 1 8 और 9 2 11 5 16,850 आ रहा है, जो कि क्रेडिट साइड के योग से कम है। तो एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है कि जब भी क्रेडिट साइड का योग डेबिट साइड के योग से अधिक आता है तो वहाँ पर हमें लाभ होता है, लेकिन ये जो लाभ है वो सकल लाभ कहलाएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट, हिंदी में सकल लाभ कहते हैं इसे। तो इसका अंतर निकाल लेंगे आप। 18,100 जो कि क्रेडिट साइड का योग था और डेबिट साइड का योग 16,850, दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 1,250। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यानी सकल लाभ कहलाएगा, जिसे हम डेबिट साइड में लिख देंगे। और इस तरह से यहाँ का भी योग 18,100 बराबर हो जाएगा। और इसे दूसरी लाइन खींचकर बंद कर दिया जाता है खाता यहाँ पर, और इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी के नीचे से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो पहली मद होगी वो ग्रॉस प्रॉफिट ही होगी। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,250 रुपये। और यदि कोई इनकम है तो वो भी यहीं पे लिखी जाएगी। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, व्यय हैं लाभ हानि से संबंधित, उन्हें आप डेबिट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से व्यय दिए गए हैं जो लाभ हानि खाते से संबंधित हैं। किराया, इसको हम रेंट कहते हैं। टू रेंट अकाउंट 450 दिया गया है। और समायोजनाओं में हमको किराए से संबंधित एक समायोजना दी गई है, पूर्वदत्त किराया 100 रुपये। पूर्वदत्त यानी जो कि एडवांस में आपने उसका भुगतान कर दिया गया, चालू वर्ष से संबंधित नहीं है, आगामी वर्ष से संबंधित है, तो इसे घटा दिया जाता है। 100 रुपये आप घटा देंगे। इस तरह से 350 रुपये चालू वर्ष से संबंधित व्यय है। उसके बाद दूसरा आइटम है विविध व्यय का, जिसकी अमाउंट 200 रुपये दी गई है आपको। तो यहाँ पर सेकंड आइटम आप लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस। इसकी अमाउंट है 200 रुपये। समायोजना में इससे संबंधित भी एक समायोजना दी है अदत्त व्यय। तो जो भी व्यय अदत्त होते हैं उनको जोड़ा जाता है, क्योंकि वो चालू वर्ष से संबंधित होते हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं किया गया, तो हम इसको जोड़ देते हैं इस खर्चे में। अदत्त आउटस्टैंडिंग मीन अदत्त हैं 100 रुपये। तो इस तरह से 300 रुपये। और कोई भी व्यय लाभ हानि खाते से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर हम इसका योग कर लेंगे, रफ योग। इसका कुल योग, कोई इनकम नहीं है तो क्रेडिट साइड का कुल योग हमारा 1,250 और डेबिट साइड का 650। जो अंतर आएगा उसको हम शुद्ध लाभ कहेंगे। तो यहाँ जो अंतर आया है वो 600 का आया है। टू नेट प्रॉफिट, और जो शुद्ध लाभ होता है ये ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल अकाउंट को। ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट 600। इस तरह से
कुल योग 1250 रुपये। इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट, यानी चिट्ठा कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस शीट। क्योंकि एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। किस तिथि को बनाया गया? 31 दिसंबर 2010 को। इसकी भी दो साइड होती हैं, लायबिलिटीज़ और एसेट साइड। अमाउंट के कॉलम जितनी भी देयताएँ होंगी या दायित्व होंगे उनको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और राइट साइड में जितनी भी व्यापार से संबंधित संपत्तियाँ हैं उनको लिखा जाएगा। यानी आर्थिक स्थिति का एक यहाँ पर परिदृश्य होगा। ये सबसे पहले हम पूंजी को यहाँ पर लिखते हैं, कैपिटल कहा जाता है इंग्लिश में, जिसकी अमाउंट दी गई है 10,000 रुपये। इसमें हम शुद्ध लाभ को जोड़ देते हैं, यानी नेट प्रॉफिट 600 रुपये जो कि लाभ हानि खाते से प्राप्त हुआ था, तो उससे से 10,600 रुपये। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आहरण दिया गया हमें, तो आहरण को हम यहाँ पर घटा देते हैं। ये आहरण क्या होता है इस संबंध में आप समझ लेंगे ज़रा, कि आहरण वह राशि होती है जो व्यापारी स्वयं के प्रयोग के लिए व्यापार से निकाल लेता है। तो उसने 900 रुपये व्यापार से निकाल लिए जो कि व्यापार के लिए हानि है, तो इसे हम घटा देंगे। इस तरह से 9,700 रुपये हमारे पास आते हैं। दूसरी मद हमारे पास जो लिखने की है वो है लेनदार। इसको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। लेनदार की राशि जो हमें दी गई है वो है 1,400 रुपये। पूरी लिख देंगे आप। उसके बाद जितने भी अदत्त व्यय थे, यहाँ पर 2 अदत्त व्यय दिए गए हैं आपको। एक अदत्त मजदूरी आउटस्टैंडिंग में 2 चीज़ें हैं आपके पास, एक तो वेजेज हैं और दूसरा है सन्ड्री एक्सपेंसेस। वेजेज का अमाउंट 200 रुपये है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का 100 रुपये है। दोनों ही खर्चे हैं, ये आउटस्टैंडिंग हैं, इनको यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे। एसेट साइड में आते हैं। यहाँ पर जो भी व्यापार से संबंधित संपत्तियाँ हैं वो लिखी जाती हैं। सबसे पहले मशीनरी है। मशीनरी का अमाउंट हमको दिया गया है 3,500 रुपये, लिख देंगे हम। उसके बाद अगली डेटर्स है मशीनरी। देनदार को डेटर्स कहते हैं। इसकी अमाउंट 2,700 रुपये दी गई है। और उसके बाद अगली जो संपत्ति है हमारे पास वो बैंक है, और बैंक का अमाउंट है 1,500 रुपये। 1,500 रुपये। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं यहाँ पर। क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम रहतिया, जिसकी अमाउंट है 3,600 रुपये। इसकी एंट्री अगर यह समायोजनाओं में दिया गया है तो 2 जगह की जाती है। एक तो आपने इसे लिखा व्यापारिक खाते में, और सेकंड जो इसकी एंट्री होती है वो बैलेंस शीट में की जाती है यहाँ पर। उसके बाद कोई पूर्वदत्त व्यय हैं जो आपने किए थे, जैसे कि यहाँ पर दिया है पूर्वदत्त व्यय 100 रुपये, तो उसको हम एसेट साइड में लिखते हैं। प्रीपेड रेंट
प्रीपेड रेंट की जो राशि थी वो 100 रुपये थी। इससे हम योग लगाते हैं तो इसका योग 11,400 रुपये और लायबिलिटीज़ साइड का भी योग 11,400 रुपये, दोनों का योग बराबर होना आवश्यक है, अन्यथा ये समझा जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। तो इस तरह से उम्मीद है आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा और इससे संबंधित एक प्रश्न मैं आपको प्रश्न जो है आपको भेजूँगा। उदाहरण को देखकर आप उस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे।